नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। विधानसभा चुनाव में तो बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल कर ली है और अब उसका अगला लक्ष्य है उच्च सदन में बहुमत हासिल करना। विधान परिषद की 36 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बीजेपी ने मंथन शुरू कर दिया है। सीएम योगी ने बाकायदा इसको लेकर एक बैठक भी की, जबकि विपक्ष अभी भी हार के गम से उबर नहीं पाया। फिलहाल विधान परिषद में अभी एसपी के पास बहुमत है और बीजेपी इस बार किसी भी हाल में बहुमत हासिल करना चाहती है और इसलिए अब जोड़ तोड़ की राजनीति शुरू हो चुकी है। ऐसे में सवाल उठता है कि विधान परिषद में साख बचा पाएंगे क्या अखिलेश? एमएलसी चुनाव में योगी फिर लहराएंगे परचम क्या? और जोड़ तोड़ से जीती जाएगी विधान परिषद की लड़ाई? सबसे बड़ा सवाल ये है, एमएलसी चुनाव के लिए विपक्ष इतना निष्क्रिय आखिर क्यों है? एमएलसी चुनाव के लिए क्या जीत का गणित होगा? अहम सवाल ये। इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल भी जुड़ रहा है, लेकिन उससे पहले ये खास रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत मिलने के बाद अब बीजेपी विधान परिषद चुनाव की जंग के लिए तैयार है। दोबारा सरकार बनाने की तैयारी में लगी बीजेपी का अब अगला लक्ष्य एमएलसी चुनाव में जीत हासिल करना है। तो वहीं विधानसभा चुनाव में जोरदार तरीके से लड़ने वाली समाजवादी पार्टी विधान परिषद की सीटों को बचाए रखने की तैयारी में है। विधानसभा के बाद अब विधान परिषद के लिए सियासी जंग तेज होने वाली है, क्योंकि अगले महीने 9 अप्रैल को विधान परिषद का चुनाव होना है। विधान परिषद की जो 36 सीटें हैं, उन 36 सीटों के लिए चुनाव होना है और कल से यानी कि 15 मार्च से नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। देखा जाए तो सभी पार्टियां इस चुनाव को बेहद गंभीरता से ले रही हैं, क्योंकि उच्च सदन में बहुमत हासिल करना एक कह सकते हैं कि बड़ी बात होती है। हालांकि अगर मौजूदा समय की बात करें तो उच्च सदन यानी कि विधान परिषद में समाजवादी पार्टी के पास ज़्यादा संख्या बल है। हालांकि अब भाजपा सत्ता में है और भाजपा की कोशिश यही है कि विधानसभा की तरह विधान परिषद में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। 9 अप्रैल को 2 चरणों में चुनाव होंगे। 13 अप्रैल को चुनाव के नतीजे आएंगे और पहले चरण में 30 सीटों का चुनाव होगा, जिनमें मथुरा इटा मैनपुरी सीट से 2 सदस्य चुने जाएंगे। बाकी सीटों पर 1-1 सदस्य चुना जाएगा और दूसरे चरण में 6 सीटों के लिए वोटिंग होगी। 22 मार्च नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है। वहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी ये भी है कि विधानसभा चुनाव हारने वाले प्रत्याशियों को बीजेपी विधान परिषद के रास्ते नहीं भेजेगी। देखिए, योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में चुनाव दर चुनाव उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का परचम फहरता जा रहा है और इस आगामी विधान परिषद चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ लगभग सभी सीटों पर विपक्षियों का सफाया कर देगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश के विधान परिषद में एसपी को बहुमत है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल 100 सदस्य हैं, जिनमें बहुमत के लिए 51 का आंकड़ा चाहिए। उच्च सदन में एसपी की 48 सीटें हैं, जबकि बीजेपी के पास 36 सदस्य हैं। हालांकि विधानसभा चुनाव के दौरान एसपी के 8 एमएलसी बीजेपी में चले गए थे, वहीं बीएसपी के 1 एमएलसी भी बीजेपी में आ गए हैं। उच्च सदन में किसका दम रहेगा, ये निचले सदन यानी विधानसभा में पार्टियों के दमखम पर निर्भर करता है। आमतौर पर ये चुनाव सत्ता का ही माना जाता है। टीम न्यूज स्टेट। 36 सीटों की जंग में किंग कौन होगा? और सबसे अहम यह हो जाता है क्योंकि इस आंकड़े के लिहाज से ही विधान परिषद में भी किसी भी पार्टी के लिए बहुमत का आंकड़ा पार करने की आसानी होगी। इसी पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हो गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ कनेक्ट हैं, जावेद अहमद जी प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, राघवेंद्र सिंह जी प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ कनेक्ट हैं और साथ साथ राजधानी लखनऊ से हमारे साथ संवाददाता अविनाश सिंह लाइव कनेक्ट हैं। सबसे पहले रुख अविनाश आपका ही करेंगे। आज कई अहम बैठकें हुई हैं। कोर ग्रुप की बैठक में एमएलसी चुनाव को लेकर क्या चर्चा है और रणनीति क्या दिख रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी की जमीन पर? आयुष, अब से थोड़ी ही देर पहले कोर ग्रुप की बैठक खत्म हुई है और कोर ग्रुप की बैठक में मुख्यमंत्री समेत कोर ग्रुप के जो तमाम मेंबर थे, चाहे हम दोनों डिप्टी सीएम की बात करें, प्रदेश अध्यक्ष की बात करें या फिर संगठन महामंत्री की बात करें, ये सारे नेता इस बैठक में मौजूद थे। हालांकि देखिए, इस बैठक में माना जा रहा है कि एमएलसी चुनाव के साथ साथ जो सरकार का गठन है और मंत्रिमंडल का गठन उसको लेकर चर्चा हुई है, क्योंकि 2 दिनों से मुख्यमंत्री दिल्ली के दौरे पर थे, वहां पर तमाम नेताओं से मुलाकात हुई है। लेकिन जहां तक सवाल एमएलसी चुनाव का है, तो चूंकि जिलों से नाम मांगे गए थे, पैनल में नाम
नाम मांगा था, भारतीय जनता पार्टी के संगठन की तरफ से मांगा गया था। जो क्षेत्रीय टीमें हैं भारतीय जनता पार्टी की सभी 6 क्षेत्रों में क्षेत्रीय अध्यक्षों से और जिला अध्यक्षों से, तो ये माना जा रहा है कि जो तमाम नाम थे उनके प्रत्याशियों के जो जिलों से आने थे वो सभी नाम आ चुके हैं। और कल एक बैठक होनी है संगठन की, और महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है कि उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि जो जिन 36 सीटों के लिए एमएलसी का चुनाव होना है उस पर भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी कौन होगा। एक बात देखिए आयुष, जो ट्रेंड, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो एक बात तो बिल्कुल साफ है कि चूंकि अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है और एमएलसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने काडर के उन कार्यकर्ताओं को प्रत्याशी बनाकर जरूर इनाम देना चाहेगी जो पिछले काफी समय से पार्टी के अंदर हैं, पार्टी के लिए मेहनत कर रहे हैं और जिनके ऊपर चुनाव को लेकर एक अहम जिम्मेदारी थी। अगर उनका परफॉर्मेंस वहां से अगर वो चुनाव जिताने में सफल हुए हैं तो निश्चित तौर पर उन कार्यकर्ताओं को इस बार भारतीय जनता पार्टी एमएलसी का चुनाव लड़ाने वाली है। देखिए जो मेरी जानकारी है और जो पार्टी के सूत्र बता रहे हैं कि 20 से 25 ऐसी सीटें होंगी जहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने मूल काडर के लोगों को एमएलसी का टिकट देने वाली है और तकरीबन 10 से 11 ऐसी सीटें होंगी जिसमें कि जो दूसरी पार्टियों से तमाम एमएलसी आए थे, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें, सपा से तकरीबन 8 एमएलसी आए थे, इसके अलावा एक बहुजन समाज पार्टी से भी आए थे। तो ये तमाम ऐसे लोग हैं जिनको कि भारतीय जनता पार्टी इस एमएलसी चुनाव में मैदान में उतारने वाली है। ठीक है एनके सर, आपसे समझना चाहेंगे कितना अहम हो जाता है विधान परिषद में बहुमत का आंकड़ा, चाहे बीजेपी के लिए या समाजवादी पार्टी के लिए। अब बीजेपी के पास एक मोराल है 2022 का विधानसभा चुनाव एक बड़े मार्जिन के साथ जीतने का। विधान परिषद की लड़ाई में कहां खड़ा देखते हैं आप दोनों पार्टियों को और क्यों अहम है ये चुनाव? देखिए एक बात बहुत साफ है कि विधान परिषद का वो दर्जा नहीं होता है जो केंद्र में राज्यसभा का होता है। विधानसभा आप जानते हैं, विधान परिषद जब भी चाहे सरकार हटा सकती है, लिहाजा विधान परिषद इतना इंपॉर्टेंट नहीं। लेकिन बीजेपी की आदत में है, उसकी पॉलिसी में है कि चुनाव कोई भी हो वो हारना नहीं चाहती है, लिहाजा इस चुनाव को भी वो शिद्दत से लड़ेगी। हाँ, मुझे एक चीज में शक जरूर लग रहा है, कुछ इनके मंत्री जो चुनाव हार गए हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो चुनाव हार गए हैं, क्या उनको ये एकोमोडेट नहीं करेंगे बल्कि दूसरी पार्टियों से जैसे मान लीजिए शत्रुघ्न प्रकाश आए हैं बनारस वाले, समाजवादी पार्टी छोड़ के, उनको एकोमोडेट करेंगे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को नहीं करेंगे तो मंत्री कैसे बनाएंगे? क्या किसी को जब किसी एमएलए को सीट छोड़वाएंगे, उससे इस्तीफा दिलवाएंगे? इक्का दुक्का तो हो सकता है, लेकिन जो 3-4 बड़े लोग हैं नेता जो चुनाव हार गए हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको ये बैकडोर एंट्री नहीं देंगे, क्योंकि उनको मंत्री बनाना होगा। तो मुझे लगता है कि बाकी तो कैडर को देंगे, जो बाहर से उनको देंगे। 36 सीटें हैं, लिहाजा कोशिश ये होगी कि कम से कम 4-5 आदमी जैसे सतीश महाना है या इस तरह कई मंत्री हैं जो चुनाव हार गए हैं, उनको भी एकोमोडेट करें, खास करके केशव प्रसाद मौर्य को। महाना जी तो जीत गए सर, सतीश द्विवेदी हार गए करते हैं, जो मैसेज जाएगा वो नेगेटिव जाएगा कि वो बैकवर्ड क्लास के। जी एनके सर, हाँ महाना बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखना होगा कि बीजेपी की पॉलिसी में अगर सिर्फ बाहर के लोगों को एकोमोडेट करना है तो ये गलत होगा, और ये मेरे ख्याल से बीजेपी कभी नहीं करेगी। चलिए राघवेंद्र जी से समझ लेते। राघवेंद्र जी, क्या जो बड़े कद्दावर नेता, हालांकि चर्चा ही चल रही है, अविनाश भी लगातार बता रहे थे कि इस पर वजन कम दिख रहा है कि जो बड़े दिग्गज हैं उनको फिर से एमएलसी बनाकर सत्ता में भागीदारी दी जाए, लेकिन क्या कोई इसके चांसेस, और खास करके जो बड़े दिग्गज नेता जिनका जिक्र एनके सर की तरफ से किया जा रहा है? देखिए एनके जी ने अभी कहा कि सतीश महाना जी चुनाव हार गए। सतीश द्विवेदी जी, मैंने करेक्ट कर दिया, बता दिया आपको। सतीश महाना, सतीश द्विवेदी कहना चाह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है आयुष जी। हाँ, तो आपने जैसे अपना इंट्रो में बताया था, जन चर्चा होती है, हमारे यहाँ जिला अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्यक्ष सबसे नाम लिए जाते हैं, फिर सामान्य रूप से चर्चा की जाती है, तो जो नाम छन के आते हैं उनको एमएलसी या अन्य विषयों में, चाहे विधानसभा का भी विषय, उसमें भी हमारे यहाँ लोकतांत्रिक यही व्यवस्था होती है। उसी तरीके से हम लोग इसमें भी तय करने वाले हैं। देखिए दूसरे विषय ये कि भारतीय जनता पार्टी 36 की 36 सीटों पे पूरी ऊर्जा से चुनाव लड़ने वाली है। हम लोगों की लोकप्रियता और हौसला 7वें आसमान पर है, और भारतीय जनता पार्टी के जो निकाय के ये एमएलसी का चुनाव है उसमें सभासद हो गए या बीडीसी मेंबर हो गए, जिला पंचायत सदस्य, ये बड़े पैमाने पर हमारी पार्टी के, और जो नहीं भी हैं तो उसे निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अंतरात्मा की आवाज में कहेगी
या तो आप समाजवादी पार्टी जैसे अराजक राजनीतिक दल के साथ रहना चाहते हैं, गुंडागर्दी करने वाले राजनीतिक दल के साथ रहना चाहते हैं, अराजकता वाले परिवारवादी राजनीतिक दल के साथ रहते हैं, या भारतीय जनता पार्टी जैसे लोकतांत्रिक दल के साथ रहना चाहते हैं। तो मेरा मानना है उत्तर प्रदेश के बड़े सदस्य जो है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और 36 के 36 सीटों। लेकिन राघवेंद्र जी बड़ा सवाल यहाँ पर ये है, राघवेंद्र जी बड़ा सवाल ये है कि जैसा कि अविनाश ने भी बताया कि समाजवादी पार्टी से आए कुछ एमएलसीज को एक बार फिर से बीजेपी अपने नाम पर भेज सकती है, अपनी तरफ से विधान परिषद भेज सकती है, प्रत्याशी बना सकती है। तो क्या इससे जो मूल काडर में जो आपके अपने कार्यकर्ता लगातार मेहनत करते रहे सालों तक, उनको पिछली बार भी एडजस्ट नहीं किया जा सका, इस बार भी उनको तरजीह तवज्जो देने की बजाय आप समाजवादी पार्टी से आयातित लोगों को एक बार प्राथमिकता देने पर विचार करेंगे, तो उससे अपने खेमे में भीतरघात नहीं होगा क्या? नहीं आयुष जी, अभी ऐसी कोई बात हमें लग रहा समय से पहले ये विषय को तय कर लेना, हमें लग रहा ज्यादा जल्दबाजी होगी। संगठन हमसे ज्यादा विवेकशील है और हमसे ज्यादा योग्य है, वो जो तय करेगा उसको सभी कार्यकर्ता सिरोधार करेंगे। ठीक है जावेद अहमद जी, एक तरफ बीजेपी चुनाव जीती है, अगले चुनाव के लिए तैयारी होने लगती है, बैठकें होने लगती हैं, गुजरात तक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मोर्चा संभाल लेते हैं, समाजवादी पार्टी गम से आगे बढ़ पाई है क्या अगले मोर्चे की लड़ाई पर? जिस तरह से अखिलेश यादव 24 तक के लिए संगठित करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो जमीन पर उतर पाया है? देखिए आयुष जी, निश्चित रूप से अखिलेश जी फिर फ्रंट फुट पर, ये स्थानीय निकाय की जो विधान परिषद की सीटों की बात है, इस पर अखिलेश जी ने आज मीटिंग भी की है। ये अविनाश जी को निश्चित रूप से लखनऊ में है, उनको उनकी जानकारी में होगा। अब जहां तक तमाम सवाल खड़े किए, आपने भी तमाम सवाल खड़े किए और उसके बाद उसका जवाब भी आपने दिया। निश्चित रूप से जो हम पर आरोप है कि हम गुंडागर्दी करेंगे, ये करेंगे, किसने नहीं देखा जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में कि महिलाओं का चीर हरण तक करने का प्रयास इसी भारतीय जनता पार्टी ने किया था, सदस्यों को किस तरीके से अपहरण करने का प्रयास किया, जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षकों को अपना स्टार प्रचारक बनाकर इस तरीके से ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष पद की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने खुलेआम गुंडाई करते हुए कब्जा करने का प्रयास किया। यह इस देश के उत्तर प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण चुनाव होने जा रहा है और समाजवादी पार्टी पूरी शिद्दत से, पूरी ताकत के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम है। जावेद जी, जो दिक्कत बीजेपी के सामने जिसका मैं जिक्र किया, हालांकि राघवेंद्र जी ने कहा कि बड़ा जल्दीबाजी हो जाएगा, लेकिन इसी तरह से समाजवादी पार्टी के साथ भी दिक्कत है। क्या जो नेता बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे या गठबंधन बीजेपी से तोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आए थे, ऐसे नेताओं को विधान परिषद के चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बना सकती है? मसलन स्वामी प्रसाद मौर्य का करहल से भी नाम हालांकि चल रहा है, लेकिन क्या विधान परिषद के रास्ते भेजेंगे? नकुड़ सीट से एक बड़े दिग्गज नेता धर्म सिंह सैनी आयुष मंत्री हुआ करते थे, वो चुनाव हार गए। इन नेताओं को विधान परिषद से भेजने का ऑप्शन है समाजवादी पार्टी के पास या नहीं है? देखिए निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी जो संगठन के और समाज के हित में होगा, जो दल के हित में होगा, वो शीर्ष नेतृत्व अखिलेश जी निर्णय लेंगे और वो 2-3 दिन के अंदर आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो किसका समायोजन होगा, किसका नहीं होगा, उसके लिए दलों के अंदर बिल्कुल स्थिति स्पष्ट है। ठीक है, अविनाश आपके पास आएंगे, लेकिन इनके सर आपसे समझना चाहेंगे 2024 की लड़ाई के लिहाज से दोनों ही पार्टियों के लिए ये एमएलसी का चुनाव, फिर उसके बाद जुलाई में लगभग 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। जातिगत समीकरण कितने अहम है? एक तरफ समाजवादी पार्टी जिसको 80% से ज्यादा यादव वोटर्स ने साथ दिया, 80% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स ने साथ दिया, वो चाहती है कि उसका जातिगत जो गुलदस्ता है वो आगे बढ़े। एक तरफ बीजेपी है जो 24 में अपने सीटों को बरकरार रखने की कोशिश करेगी। उस लिहाज से सर कितना अहम हो जाता है ये दोनों चुनाव? नहीं, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि अखिलेश यादव समाज में कैसे अपना विश्वास हासिल करते हैं कि नहीं वो एक वायबल अल्टरनेटिव हो सकते हैं, योगी के, मोदी के एक अल्टरनेटिव हो सकते हैं। जब तक वो फील्ड में आके ये नहीं करेंगे, अब मान लीजिए कि इस समय जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस अक्सर अंतर ध्यान हो जाते हैं, कांग्रेस का नेतृत्व, तब यह दिक्कत होती है कि अगर कांग्रेस का नेतृत्व हमारे मौके पे नहीं खड़ा है तो हम कैसे दें? खाली ट्विटर से नहीं चलता कि ट्विटर से आपने कुछ कह दिया मोदी के खिलाफ, आपको मासेज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे राज्यसभा का जो चुनाव है वो तब चूंकि सेट लाइन पे है, जिसके एमएलए ज्यादा है वो जीतेगा, लिहाजा राज्यसभा का चुनाव तो बीजेपी जीतने जा रही है। लेकिन इस चुनाव में समाजवादी पार्टी को भी उसी जुझारूपन से जोर लगाना चाहिए कि वो अपने कैंडिडेट कम से कम बीजेपी को एक टफ फाइट दे, ताकि लगे कि समाजवादी पार्टी एक फाइटर है।
मुश्किल यह है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी फाइटर की जो रूप होता है, जो 5 साल रहना चाहिए विपक्ष के रूप में, वो फाइटर का जील उत्साह जो होता है वो दिखाई नहीं देता। नए लड़के हैं, यंग हैं, वो चाहे तो ये फाइटर वाला रूप दे सकते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों राहुल गांधी ये कर पा रहे हैं ना अखिलेश कर पा रहे हैं। डेडिकेशन की कमी का एक बड़ा सवाल है उन्होंने इस इलेक्शन में, ये एक अच्छी चीज है, लेकिन इसको बनाए रखें। ठीक है एनके सर, एक संक्षेप में बहुत छोटा सा सवाल इससे मैं जोड़ना चाहूंगा कि ये क्या ये मौका है, वो जील बनाए रखें। हाँ, क्या ये मौका है जातीय समीकरणों को और विस्तार देने की, या फिर लड़ाई वाला ही मौका है बस? नहीं, देखिए जाति वाला समीकरण जो है ना बहुत दिन तक नहीं चल पाएगा। आप देख रहे हैं बाकी पार्टियों का नहीं चल रहा है। कई जगह जाति समीकरण, चूंकि एजुकेशन लेवल बढ़ रहा है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, मासेस में एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स खत्म होगी। हाँ, अभी दिखाई दे रहा है, बहुत विद्रूप चेहरे का इसके दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में भरोसा इस पे बनेगा कि हमारा लीडरशिप कैसा है। ठीक है राघवेंद्र जी, एक बड़ा अहम यहां पर चुनौती आपके सामने आने वाली है। अगर ये आंकड़ा बीजेपी इस बार बेहतर लाती है तो आपके पास बहुमत होगा, ये मौका भी है और इतिहास इस तरह का रहा है कि जो पार्टी सत्ता में रहती है उसका फायदा मिलेगा। उम्मीद कितनी है, अपेक्षाएं कितनी है चुनाव के लिहाज से? सभी सीटों पर जीत हासिल करेंगे या समाजवादी पार्टी टक्कर देगी, जैसा विधानसभा चुनाव में हमने देखा है? फाइट दिखी है। समाजवादी पार्टी तो अभी अपनी बेहोशी से नहीं उबर पा रही है। भारतीय जनता पार्टी हर चुनाव को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से लड़ती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव खत्म नहीं हुआ, गुजरात में पूरी ऊर्जा के साथ लग गए। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता पूरे प्राणपण से चुनाव लड़ता है और अब तो विधानसभा चुनाव जीते हुए हैं। हमारे जो वोटों की संख्या भी बढ़ी हुई है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता और हमारे बुलंद है। जो बात एनके सरकार है कि एक डेडिकेशन की कमी, लगातार जो डेडिकेशन चाहिए होता है उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में राजनीति के लिए, उसकी कमी दिखी है। क्या ये जो एक पर्सपेक्टिव हो बदल पाएगी समाजवादी पार्टी? अखिलेश यादव बदल पाएंगे? जी बिल्कुल आयुष जी, निश्चित रूप से इनके सर ने जो बात कही है मैं उस पर जवाब भी देना चाह रहा था। निश्चित रूप से इनके सर की जो भावनाएं जो आपने कहा वो अखिलेश जी के अंदर उतना डेडिकेशन है, उतनी फाइटिंग कैपेसिटी है और वो फाइट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोकने की अगर क्षमता है, उसके कुशासन के विरुद्ध संघर्ष करने की क्षमता है, तो वो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ही है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का इस चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना अपना पक्ष रखने के लिए। बेहद अहम ये लड़ाई मानी जा रही है 36 सीटों की, और ये 36 सीटें डिसाइड करेंगे कि आखिर किस पार्टी के पास, या बीजेपी के पास या फिर समाजवादी पार्टी के पास बहुमत विधान परिषद में भी हो जाएगा। 100 सीटें हैं, इनमें से 36 सीटों पर चुनाव, और अहम इस वजह से भी होता है क्योंकि एक परंपरा देखी गई है विधान परिषद के चुनाव के लिहाज से कि जिसके पास सत्ता रहती है उसके पास सीटों का आंकड़ा भी बेहतर चुनाव में देखा गया है। इस बार क्या होगा, सबसे बड़ा सवाल यही है।